हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो बच्चे क्लास यानी कि जो बच्चे सेकंड ईयर में पढ़ते हैं और जिनके पास बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस है। मेरे दोस्त, हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे और ध्यान रखना, चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है जो मैंने लाइव क्लासेस के दौरान पढ़ाई थी। दोस्तों, यहाँ पे सारे बच्चे जानते हैं कि यार लाइव क्लासेस में क्यों नहीं ले रहा। देखो, लाइव क्लास की क्वालिटी और आप इसकी क्वालिटी समझ सकते हो। तो लाइव क्लास के अंदर ना मतलब बच्चे कमेंट करते थे और डिस्टर्बेंस हो जाता था। मुझे अच्छा नहीं लगता वैसा कि मतलब कि डिस्टर्बेंस हो जाए और पढ़ाने से ज़्यादा उसमें बकवास हो जाए। तो मैं दोस्तों ऐसा चाहता नहीं था। इस कारण से मैं सीक्वेंस में सारे वीडियोस को डालने वाला हूँ। अच्छे से देखना है, सीक्वेंस में देखना है। ये सेकंड वीडियो, इससे पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना, कुछ तो काम चला ही लेना, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा। और सेकंड वीडियो हम बात करने वाले हैं उसके आगे की पार्ट की। दोस्त, मैं यहाँ पे आपको कवर कर दूँ कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस जिनके पास है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने आधा पार्ट डिस्कस कर लिया था। उसके बाद का जो पार्ट है वो हमारा ये पार्ट है। क्या पार्ट है? मॉडर्न अप्रोच। क्या पढ़ना है हमें? मॉडर्न अप्रोच पढ़ना है। अब हम सेक्वेंस जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले दोस्तों जो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच था वो हमने क्लियर किया था। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं दोस्त, मेरा साथ सभी का साथ है, वरना मेरी क्या औकात है। दोस्त, मैंने नया चैनल बनाया यार, वो मोटिवेशनल चैनल है। ऐसा ही थोड़े भयंकर नॉलेज आपको देने वाला हूँ। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले बता दूं आपको इसमें पढ़ना क्या, आपको इसमें बात करना आपको मॉडर्न अप्रोच कौन कौन से हैं। दोस्तों, अप्रोच के बारे में और इस चैप्टर के बेसिक हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था। यहाँ पढ़ेंगे हम मॉडर्न मतलब कि आधुनिक पीरियड के अंदर ऐसे कौन कौन से अप्रोच हैं जो एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो ऐसे अप्रोच कौन कौन से हैं मेरे दोस्त, है ना सामने लिखा हुआ आपके। यही तो पढ़ना है, इसको समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। सबसे पहला कौन सा है? समाज शास्त्रीय उपागम, मीन्स सोशियोलॉजिकल अप्रोच। पहले क्या पढ़ना है हमें दोस्तों, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बस पहले हम डिस्कस करते हैं समाज शास्त्रीय उपागम। समाज शास्त्रीय उपागम का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, समाज मतलब क्या है? समाज मतलब क्या होता है? समाज मतलब होता है सोसाइटी, एंड सोसाइटी मतलब क्या होता है? कोई सा भी समाज कहेंगे हम। यहाँ पे दोस्तों समाज हम कहते हैं किसी भी ग्रुप्स को, किसी भी ग्रुप्स को। और ग्रुप्स किसका हो? पीपल का हो। और पीपल दोस्तों एक जगह एक क्षेत्र के अंदर, किसी भी एक कंट्री के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप्स रहते हैं। ग्रुप्स मतलब यहाँ पे क्या है, मैं जैसे कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी का ग्रुप है, हिंदू ग्रुप हो गया यानी हिंदू समुदाय हो गया, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, कितने सारे हो गए। अगर मैं कहता हूँ कि ईसाई, बौद्ध, जैन, अगर मैं किसी धर्म को लेकर बात करता हूँ तो मैं सिर्फ उसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। फिर से कहूँगा, सही से समझना। मैं बोलता हूँ दोस्तों हिंदू समुदाय या हिंदू समाज, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। उसमें कहता हूँ ईसाई समाज, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ ईसाई समाज की। मैं कहता हूँ हिंदू तो हिंदू, ईसाई तो ईसाई, मुसलमान तो मुसलमान। यहाँ पे पर्टिकुलर हम एक चीज़ की बात करते हैं। पहला बात तो ये हो गया। एंड सेकंड थिंग होता है, मैं कहता हूँ कि भारतीय समाज। आया समझ में? एक हो गया दोस्तों पर्टिकुलर पीपल्स की, जब हम बात कर रहे हैं किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे। किसके बेस पे? रिलीजन्स के बेस पे, मैंने भी आपको बताया। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी कंट्री, अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे कि इंडियन समुदाय, कौन सा समुदाय? या इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि चाइना की सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी। मेरे दोस्तों ये एग्जाम्पल है, इंडियन सोसाइटी, चाइना की सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी। दोस्तों अदर दैट्स अप टू यू, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री। दोस्त, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि इंडियन सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, रशियन सोसाइटी, तो फ्रेंच सोसाइटी, इसका मतलब क्या है कि मैं उस कंट्री के सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। आया समझ में? डिफरेंट क्या हुआ? अगर मैं हिंदू सोसाइटी की बात करता हूँ तो सिर्फ मैं हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करता हूँ तो मैं पूरे भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि सोशियोलॉजिकल जो अप्रोच है ये समाज के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उनके कल्चर, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन, उनका पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, उनको राइट्स वगैरह है या भी नहीं, इन सब का स्टडी करता है। क्या करता है? इन सब का स्टडी करता है और हिस्टोरिकल के आधार पर उसका मॉडर्न बताता है। फिर से कहूँगा मेरे दोस्त, आज के ज़माने में जो किस समाज में क्या दिक्कतें हैं, किस समाज में क्या प्रॉब्लम है, किस समाज में क्या प्रॉब्लम नहीं है, और क्या करे स्टेट ऐसा ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो ये स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच में। किसमें? सोशियोलॉजिकल
अप्रोच में। दोस्तों आई होप कि आपका फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। इसमें हमने दो बात किया है, इसमें ग्रुप्स की बात की जाती है, एक कंट्री लेवल पे जिसको हम इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी वगैरह कहा करते हैं। दोस्तों आप इसको समझकर आराम से लिख सकते हो। अगर पॉइंट में समझ में आ गया ना तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना, पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। अगर मैं कहता हूँ दोस्तों यहाँ पे हिंदू समाज, तो हम किसी रीजन की बात कर रहे हैं, तो हमें सोसाइटी के अंदर जो लोग रहा करते हैं उनकी अलग अलग समस्याओं का समाधान बाय द स्टेट जो किया जाता है उसको कहते हैं हम सोशोलॉजिकल अप्रोच। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक व्यवस्था उपागम, जो मेरे दोस्तों इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट होने वाला है। ध्यान रखना दोस्त, मेरे इस वीडियो का बड़ा मेन पार्ट होने वाला है ये राजनीतिक व्यवस्था उपागम। तो क्यों ना दोस्तों हम इस टॉपिक पर, कौन सा है हमारा PSA। PSA मतलब पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का उपागम, ये समझना है। इससे पहले बताऊं दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना है ना तो हर चीज़ के अंदर थिंकर्स के नाम डालना मत भूलना। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें मैंने कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन इसके अंदर एक थिंकर है जिनका नाम है जॉर्ज कैटलिन। क्या नाम है उनका दोस्तों, मैं आप लिख के बताता हूँ, जॉर्ज कैटलिन। मेरे दोस्त इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर समाजशास्त्री उपागम यानी कि सोशोलॉजिकल अप्रोच के अंदर इन्होंने एक बात कहा है कि समाज के अंदर क्या समस्या है, सोसाइटी का स्टडी कैसे करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझकर और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसके ऊपर बात कही है जॉर्ज कैटलिन ने। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसी तरीके से जैसे कि जॉर्ज कैटलिन है, ये फर्स्ट थिंकर, आप इस पॉइंट में जरूर डालना है इनका नाम, ताकि आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर हम सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट्स में क्या है, इसको दोस्तों हम रफ कर देते हैं। मेरे दोस्तों सेकंड पॉइंट आपका राजनीतिक व्यवस्था उपागम, जिसके अंदर आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, इस पूरे पॉइंटों में सेकंड जो पॉइंट है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके मार्क्स डिसाइड कर देगा और आपके एग्जाम में दोस्तों 100% ये क्वेश्चन उठकर आ जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, राजनीतिक व्यवस्था उपागम को डिस्क्राइब करना है। ये व्यवस्था जो है, इसके लिए दोस्तों जो हम मेन थिंकर हैं वो कौन है, PSA यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम उपागम के लिए एक थिंकर दोस्तों जिनका नाम है डेविड ईस्टन। क्या नाम है, डेविड ईस्टन। दोस्तों इन्होंने एक थ्योरी दी है और इसके ऊपर यानी कि सोशल समाज के ऊपर इन्होंने एक ऐसा डेफिनेशन देने की बात कही जो पूरे समाज को डेडिकेटेड करती हो, जो पूरे समाज को बताती हो। कैसे दोस्तों, पहले डीपली समझेंगे। डेविड ईस्टन जिनकी पुस्तक थी, जिनका बुक का नाम क्या था, द पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम, ये बुक आई कब थी, 1858 में। डेविड ईस्टन जिसके बुक का नाम क्या था, द पॉलिटिकल सिस्टम, ये बुक आई कब थी, 1858 के अंदर आया समझ में। अब इस बुक के अंदर इसने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया, पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन दी और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। इसने कहा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि किस पे, बाध्यकारी। इन्होंने कहा ये जो पॉलिटिकल है यानी दोस्तों जो पूरा राजनीति है ये बाध्यकारी होता है। क्या होता है, बाध्यकारी कह लो या अधिकारपूर्ण आवंटन। मीन्स क्या हुआ इसका, बाध्यकारी मतलब जिसको मानना ही पड़ेगा, जिसको मानना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है ये। एंड अधिकारपूर्ण मतलब दोस्तों अथोराइज होना। क्या होना, अथोराइजेशन, यानी कि शक्ति होना, सत्ता होना, पावर होना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, बंटवारा करना। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं ना तो दोस्तों बाध्यकारी एक ऐसी शक्ति जिसको सभी लोग मानेंगे। क्या स्टेट के पास यानी राज्य के पास, सरकार के पास पुलिस का डंडा होता है, अगर सरकार कोई काम बोलेगी वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो मेरे दोस्त बाध्यकारी, या ये वर्ड कह लो, अब ये वर्ड कह लो, बोथ आर सेम, बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण आवंटन। अगर मैं इन दोनों वर्ड की साधारण शब्दों में बताऊं, कॉमन वर्ड्स में, तो इनका मतलब होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, नीति निर्धारण, डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग कह लो या डिसीजन मेकिंग कह लो। यहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग कहेंगे।
दोस्तों आज मैं फिर से बता देता हूँ, डेविड स्टर्न अपनी बुक्स के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन देता है। ये कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बाध्यकारी और अधिकारपूर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार या पॉलिटिकल राजनीति यानी कि सिंपल सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिसको सभी लोग मानेंगे ही मानेंगे। इसको क्या कहते हैं हम? नीति निर्धारण। क्योंकि सरकार कोई भी कानून बनाए उसको तो लोग मानेंगे ही। आया समझ में? तो मेरे दोस्त इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। अगर अच्छे से समझना, एक बात समझते हैं हम। इन्होंने कहा कि जो राज्य है ना, ये बाध्यकारी संस्था है क्योंकि ये सभी लोगों से अपना काम करवा लेती है। अगर दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे सरकार कोई कानून बनाती है, रातों रात नोटबंदी हो जाता है, जीएसटी पास हो जाता है। क्या लोगों ने मानने से मना किया? दोस्तों नोटबंदी हुआ था, लोगों ने लाइन में लगने से मना किया? नहीं मना किया ना, लाइन में लगे क्योंकि सरकार के पास अथॉरिटी है। यही तो है अधिकारपूर्ण, यही तो है अथॉरिटी पूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या करना? बंटवारा कर देना। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो राज्य कहेगी ना वो सभी लोग मानेंगे। कि मेरे दोस्तों ये जो पॉलिसी मेकिंग है ये सरकार होती है। यहाँ पे सरकार के पास शक्तिशाली बलपूर्वक है, पुलिस है, सेना है, बल है, उसके बल पे ही लोगों से काम करवा लेती है। अगर यहीं पे मैं बात करूँ, कुछ यूनियन होती है समाज के अंदर, यूनियन है और कुछ दोस्तों कुछ ट्रेड यूनियन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये लोगों से बात करें तो क्या इनकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको कहूँ ना दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों पे शेयर कर देना, आप बोलोगे यार सब तो ऐसे बोलते हैं यार, क्यों करूँ, छोड़ हटाना। नहीं मानोगे ना तो मैं क्या कर लूँगा? कुछ कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा ना। सरकार कानून बना के बोलेगी तो करना पड़ेगा। आया समझ में? प्लीज़ दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों पे शेयर कर देना, है ना, हाथ जोड़ कर विनती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मतलब क्या है, तो डेविड स्टर्न ने बताया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ये ऐसी शक्ति है जिसके कानूनों को सभी मानते हैं, जिसके कानूनों को सभी के द्वारा माना जाता है। यही तो है दोस्तों बाध्यकारी, यानी कि ना चाहकर भी लोग मानेंगे। नोटबंदी हो या जीएसटी हो, चाहे तमाम कानूनों सरकार लागू करेगी तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों ये बात तो आ गई, हमने यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की बात कर ली। लेकिन इसके बाद डेविड स्टर्न, यानी कि दोस्तों इसी पॉइंट में है भी हम, डेविड स्टर्न एक और चीज़ की बात करते हैं। वो क्या है? निर्गत निवेश थ्योरी। क्या है वो? निर्गत निवेश सिद्धांत। चलिए दोस्तों हम पहले इस पे बात करते हैं। पॉइंट समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पॉइंट पे दोस्तों क्वेश्चन उठकर भी आ सकता है, ध्यान रखना। डेविड स्टर्न ने एक थ्योरी दी है, यानी कि एक एनालाइज किया है। क्या किया है? डेविड स्टर्न का निवेश निर्गत विश्लेषण। क्या है वो? डेविड स्टर्न का निवेश निर्गत एनालिसिस। उसने ऐसा क्या किया है इसके बारे में समझो। दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये निवेश और निर्गत, यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है और दिया किसने थ्योरी? ये डेविड स्टर्न ने। चलिए इसको हम डीपली में समझते हैं। दोस्तों निवेश और निर्गत को समझने से पहले एक बात समझ लेना आप कि कोई सा भी कंट्री, कोई देश होता है, वहाँ पे दो जने होते हैं। दो जने कौन कौन से होते हैं? एक जनता होता है और जनता के ऊपर जो शासन करता है वो सरकार होता है। आया समझ में? क्या बताया मैंने? एक होती है प्रजा, एक होता है राजा। एक होता है प्रजा, एक होता है राजा, है ना। यहाँ पे का मतलब क्या है? निवेश का मतलब होता है मांगे, यानी कि जनता की डिमांड्स, है ना, या दोस्तों यहाँ पे और कहेंगे हम मांगे और समर्थन। निर्गत का मतलब होता है नीतियाँ। क्या होता है? नीतियाँ, या आप कह सकते हो या कानून कह लो, है ना, ये कह लेते हैं हम। चलिए अब हम इसको समझते हैं। निवेश का निर्गत का मतलब डेविड स्टर्न ने ये बताया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं हम। फर्स्ट वाला यानी कि निवेश को समझते हैं। दोस्तों एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री हम सभी लोग कुछ डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। मांग मतलब क्या यहाँ पर है? जैसे कि हमें चाहिए सुरक्षा, भाई हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, हमें चाहिए भाई, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे फैसिलिटी चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। ये सब तो बेसिक नीड्स हो गए। खाना चाहिए, छत चाहिए, भोजन चाहिए, ये बेसिक नीड्स हो गए। अगर हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो हमें वोट डालने का अधिकार चाहिए, राइट टू फ्रेंचाइज चाहिए, राइट टू स्पीच चाहिए, और दोस्तों कई सारे तमाम राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी, राइट मतलब कि ये जो राइट्स है हमारे, ये पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सरकार से चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारी मांगे। हमारी मांगे, ये तो दोस्तों क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया। क्या हो गया? ये इन्वेस्ट, यानी कि मांगे जो सरकार से हम मांग रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्ट, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम? निवेश कहते हैं। ये दोस्तों डेविड स्टर्न ऐसे कह रहे हैं, मांगे, और इसके बदले में हमें सरकार का समर्थन करना पड़ता है।
आया समझ में दोस्तों? मांगे मतलब जो सरकार से हमने मांग लिया भाई, सरकार से हमने साफ कह दिया भाई हमें इसकी ज़रूरत है और सरकार वो पूरा भी करती है। लेकिन ये मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमने सरकार से डिमांडें रखी है, लेकिन अब हमें सरकार को समर्थन भी तो करना है। समर्थन का मतलब कैसे है? क्या हम टैक्स पे करते हैं? ये मार्कर खरीद के लाया हूँ ना मैं, तो भाई इस पर 2 रुपये 3 रुपये टैक्स लगते हैं। और टैक्स के बाद दोस्तों हर एक छोटी चीज़, अगर आप सुई भी खरीद के लाते हो ना, उस पर भी टैक्स देकर आते हो। भाई कोई भी चीज़ फ्री का नहीं है, बट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो सामान पे दोस्तों, जो छोटे मोटे सामान होते हैं उस पर हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया था सरकार के द्वारा, उस पर पहले से टैक्स लगा हुआ आ रहा है। बट जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो डायरेक्ट टैक्स पेयर होते हैं, वो टैक्स सबमिट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम सरकार के लॉ को मानते हैं, तो सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार के लॉज को हम मानते हैं। सरकार जो कानून बनाती है उसको तो मानते ना हम, क्योंकि वोट भी तो हम ही डालते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि सरकार से हम कुछ डिमांड रखते हैं एज ए सिटीजन, और सरकार का हम समर्थन भी करते हैं। किसके द्वारा? बाय द गिव टैक्स एंड फॉलो द लॉज। आया समझ में? जब हम लॉ को फॉलोज करते हैं और जब हम टैक्स पे करते हैं, तो ये हमारे समर्थन का पार्ट आ गया, यानी सरकार को हेल्प करने की बात आ गई, पहला चीज़। सेकंड चीज़ क्या है? नीतियाँ या कानून जो हमने सरकार से डिमांड किया है। अब भाई सरकार उसको लागू तो करेगी ना, क्या सुनकर छोड़ देगी? उसको कानून तो बनाएगी, डैट इज नोन एज पॉलिसी या लॉज। सरकार क्या करती है? इन चीज़ों को क्या बना देती है? लागू कर देती है, वो कानून बनाती है। यानी कह सकते हैं कि हम जब देश के एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब कार्यपालिका हो गई, संसद यानी कि पार्लियामेंट हो गई, या जुडिशरी, इन तीनों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब उसको टोटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? नीतियाँ या कानून का वो रूप बन लेती है। यहाँ पे सिंपल समझेंगे, जो जनता ने मांगे करी कि भाई कानून बनना चाहिए, शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, सड़क पानी बिजली, ये जो हम यहाँ पे जो मांगे करी, सरकार ने इसको कानून का रूप दे दिया। क्या किया? कानून का रूप दे दिया। हमने डिमांड किया, सरकार ने कानून बना दिया। तो डेट इज नोन एज निवेश निर्गत विश्लेषण। क्या कहते हैं इसको हम? निवेश निर्गत थ्योरी। आया समझ में? तो इसको ही डेविड स्टर्न ने निवेश निर्गत का सिद्धांत कहा है कि मांगे और समर्थन, निवेश का मतलब हो गया और निर्गत का मतलब नीतियाँ और कानून हो गया। यानी कि जो हमने मांग करी है सरकार उसको कानून बना देती है। दोस्तों ये तो हो गया निवेश निर्गत सिद्धांत डेविड स्टर्न का। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ है जो आपको समझना है, वो क्या है? नेक्स्ट आपको समझना है क्या, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। जैसे आप इसको समझ के, यानी आप जैसे इसको एग्जाम में लिखते हो, इसके बाद आपका पुनर्निवेश एक पार्ट आता है। ये पुनर्निवेश मतलब होता क्या है? इसका मतलब है फीडबैक। फीडबैक मतलब हमने डिमांड किया, सरकार ने उसको लागू किया। अब लागू सरकार के करने के बाद जनता फीडबैक देती है। फीडबैक दो तरफ से देगी, जैसे उसका या तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या तो निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। भाई किसी चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं ना, या तो दोस्तों आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा, दो चीज़ तो हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, सरकार ने जो कानून बनाया या तो वो पॉजिटिव आएगा उसका एस्पेक्ट, या तो नेगेटिव आएगा। लेकिन जो आउटकम आएगा, उसका जो फीडबैक आएगा, वो फीडबैक इन दोनों में से कोई एक, अगर नेगेटिव आया तो सरकार को पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भाई कमियां है कहाँ पर। आया समझ में? ये होता है फीडबैक। और इसी को डेविड स्टर्न ने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है कि अगर फीडबैक पॉजिटिव आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है कानून। अगर नेगेटिव आया तो कमियां को ढूंढो सरकार के द्वारा और भाई उसमें रिफॉर्म करो फटाफट, वरना देश के अंदर क्रांति ना आ जाए। आया समझ में? इसी को उसने क्या किया, पुनर्निवेश कह दिया। यानी कि निवेश निर्गत को उसने बता दिया, हमने जो डिमांड किया सरकार ने इसको लागू किया। अब जो जनता ने बातें क्या कही, उसके ऊपर अपना विचार क्या कहा, गलत कहा या सही कहा, वो हो गया पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक। अब इसने इसको एक शेड्यूल बना दिया। क्या कहा कि जो निवेश है ना, ये जब मांगे जो हम कर रहे हैं, जब ये बदल जाती है कानून के अंदर, तो इसने इसको पुनर्निवेशीकरण का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? फीडबैक का नाम दे दिया। जब हमारी मांगे कानून में बदल जाए और जनता अपनी राय दे दे कि भाई कानून सही है या गलत है। दोस्तों इस प्रकार से डेविड स्टर्न का निवेश और निर्गत जो विश्लेषण है, एनालाइज जो इसने किया है, वो हमारा खत्म होता है। मेरे दोस्त इस वीडियो के अंदर 2 पॉइंट समझते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये 4 पॉइंट समझ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए ऐसा करेंगे, क्योंकि जो भी ऐसा पढ़ना है कम पढ़ना है बट अच्छे से पढ़ना है।
मेरे दोस्तों वीडियो रेगुलर आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर ले, जैसे वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।